to you by Himalaya Pure Hands. नमस्कार, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप शो शुरू करने से पहले एक जरूरी सूचना और दावत। कानपुर, प्रयागराज, झांसी, मेरठ, आगरा और गोरखपुर के बाद अब ललन टॉप का अड्डा सजेगा बरेली में। दिन तारीख समय नोट कर लीजिए। दिन है शुक्रवार का, तारीख 17 दिसंबर और दोपहर के 2 बजे दी ललन टॉप की टीम आपको मिलेगी अग्रसेन पार्क, रामपुर गार्डन, बरेली में। कानपुर, झांसी, प्रयागराज, गोरखपुर, मेरठ और आगरा में भौकाल काटने के बाद अब बारी है बरेली की। 17 दिसंबर को बरेली में जमेगा ललन टॉप अड्डा, जहां कलाकारों की कलाकारी होगी, पॉलिटिकल लोगों से नेता नगरी की बातें होंगी, आपसे होंगे सवाल जवाब, जानेंगे आपके मुद्दे, आपके इलाके की हर जरूरी बात, जिन पर बिछेगी चुनावी बिसात। तारीख 17 दिसंबर, दिन शुक्रवार, समय दोपहर के 2 बजे और जगह अग्रसेन पार्क, रामपुर गार्डन, बरेली। अब शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। नमस्कार, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप शो। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी से एक पत्रकार ने एक साधारण सा सवाल क्या पूछ लिया, वो आग बबूला हो गए। 2 मिनट में किसान आंदोलनकारियों को सुधार देने की धमकी देने वाले अजय मिश्रा अब पत्रकारों को सुधारने में लग गए हैं। बता रहे हैं कि बेवकूफ़ी भरे सवाल हमें नहीं करने चाहिए। ये खबर आ चुकी है कि उन्हें दिल्ली तलब किया गया है, लेकिन ये खबर नहीं आई है कि कम से कम नैतिक आधार पर उनसे इस्तीफा ले लिया गया, वो भी तब जब उनके अपने बेटे मोनू मिश्रा पर 4 किसानों और एक पत्रकार की हत्या का आरोप लगा हुआ है। आज दिन की बड़ी खबर में यही सवाल पूछेंगे कि आखिर लखीमपुर खीरी कांड को लेकर केंद्र की मोदी सरकार किस कंफ्यूजन में है, वो ऐसी कौन सी मजबूरी है कि वो कोई सख्त कदम नहीं उठा पा रही। इसके बाद बात करेंगे भारत की मेंस क्रिकेट टीम को लेकर मचे घमासान की। ये समझने की कोशिश करेंगे कि उन अटकलों में कितना दम है जिनमें कहा गया था कि रोहित शर्मा और विराट कोहली के बीच झगड़ा चल रहा है। आज विराट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो उन्होंने कहा उसके बाद लगा कि झगड़ा तो चल रहा है, लेकिन विराट और रोहित में नहीं, कहीं और। भारत के सबसे पसंदीदा खेल को लेकर हो रही बयानबाजी से क्या मतलब निकाला जाए, बड़ी खबर में जानेंगे। लेकिन इन सारी बातों से पहले एक बड़े अफसोस के साथ हमें आपको एक दुखद खबर देनी पड़ रही है। भारतीय वायुसेना ने आज बताया कि शौर्य चक्र से अलंकृत ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का इलाज के दौरान देहांत हो गया है। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन में डायरेक्टिंग स्टाफ के पद पर तैनात थे। 8 दिसंबर को दिवंगत सीडीएस जनरल बिपिन रावत जब स्टाफ कॉलेज आने के लिए तमिलनाडु के कोयम्बटूर स्थित सुलूर एयरफोर्स स्टेशन पहुंचे थे, तब कॉलेज की तरफ से आगवानी के लिए ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह वहां पहुंचे थे बतौर लिएजॉन अफसर। इसीलिए ग्रुप कैप्टन सिंह भी जनरल बिपिन रावत वाले हेलीकॉप्टर में ही सवार हुए, जो कि स्टाफ कॉलेज के करीब नीलगिरी की पहाड़ियों पर क्रैश हो गया था। जनरल रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत समेत 11 लोगों की मृत्यु की पुष्टि उसी दिन देर शाम हो गई थी। लेकिन ग्रुप कैप्टन सिंह जीवन के लिए संघर्ष करते रहे। उन्हें पहले वेलिंगटन के मिलिट्री हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था। आगे के इलाज के लिए उन्हें बेंगलुरु स्थित भारतीय वायुसेना के कमांड हॉस्पिटल ले जाया गया था। बेंगलुरु मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित स्किन बैंक से ग्रुप कैप्टन सिंह के लिए त्वचा की व्यवस्था भी की गई थी। बेंगलुरु के बड़े निजी और सरकारी अस्पताल ग्रुप कैप्टन सिंह के इलाज में कमांड अस्पताल की मदद भी कर रहे थे, लेकिन ग्रुप कैप्टन को बचाया नहीं जा सका और आज उन्होंने अंतिम सांस ली। सिंह परिवार ने भारत की तीनों सेनाओं में सेवाएं दी हैं, कुछ दे भी रहे हैं। ग्रुप कैप्टन सिंह के पिता कर्नल केपी सिंह रिटायर्ड थल सेना में रहे हैं और ग्रुप कैप्टन सिंह के भाई तनुज सिंह भारतीय नौसेना में एक सेवारत लेफ्टिनेंट कमांडर हैं। सिंह परिवार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के देवरिया का रहने वाला है, लेकिन कर्नल केपी सिंह रिटायर होने के बाद अपनी आखिरी पोस्टिंग के शहर भोपाल में ही बस गए थे। ग्रुप कैप्टन सिंह का परिवार इन दिनों वेलिंगटन में रह रहा था, जहां उनकी तैनाती थी डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज में। वो अपने पीछे पत्नी गीतांजलि, बेटे रुद्धिमान और बेटी आराध्या को छोड़ गए हैं। ग्रुप कैप्टन सिंह एक बेहद अनुभवी फाइटर पायलट थे, एक नामी इंस्ट्रक्टर भी थे और उन्होंने भारतीय वायुसेना की इन्वेंट्री में कई लड़ाकू विमान उड़ाए थे। पिछले साल वो वायुसेना के 45 नंबर स्क्वाड्रन फ्लाइंग डैगर्स में तैनात थे। ये भारतीय वायुसेना का पहला स्क्वाड्रन है जो स्वदेशी लड़ाकू विमान LCA तेजस को उड़ाता है और ये उसी सुलूर एयरफोर्स स्टेशन पर तैनात है जहां ग्रुप कैप्टन सिंह जनरल रावत की आगवानी के लिए पहुंचे थे। खैर, 12 अक्टूबर 2020 को वो भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस में उड़ान भर रहे थे। उड़ान से पहले इस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट को, इस तेजस को सुधारा गया था और ग्रुप कैप्टन सिंह एक सिस्टम चेक सॉर्टी उड़ा रहे थे। एक नामी इंस्ट्रक्टर थे, बहुत सारा अनुभव था, इसीलिए वो ये पक्का करने के लिए इस जेट को उड़ा रहे थे कि जो सुधार किए गए हैं उनके बाद जहाज़ ठीक तरीके से बिहेव कर रहा है कि नहीं, ठीक तरीके से उड़ान भर रहा है कि नहीं। उड़ान के दौरान काफ़ी ऊंचाई पर कॉकपिट का प्रेशराइजेशन सिस्टम खराब हुआ।
इसका मतलब वो कॉकपिट में हवा का दबाव मेंटेन नहीं कर पा रहा था। ग्रुप कैप्टन सिंह इसके बाद विमान को कम ऊंचाई पर लाने लगे, लेकिन तभी तेजस में लगा फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम फेल हो गया। इसके बाद तेजस पूरी तरह नियंत्रण से बाहर चला गया, लेकिन ग्रुप कैप्टन सिंह ने किसी तरह विमान पर काबू पा ही लिया। लेकिन जैसे ही विमान जमीन के और करीब आया, वो एक बार फिर अनियंत्रित हो गया। अब ग्रुप कैप्टन सिंह के पास पर्याप्त कारण थे कि वो इजेक्ट कर जाते, अपनी जान बचा लेते, लेकिन ग्रुप कैप्टन सिंह ने ऐसा नहीं किया और वो एयरक्राफ्ट से जूझते रहे और फिर उसे काबू करके सुरक्षित लैंड करवा ही दिया। एलसी तेजस की जितनी सर्विस हिस्ट्री अभी तक की है, जितना इतिहास है, उसमें ऐसी इमरजेंसी इस जहाज में कभी नहीं आई थी। विमान जमीन पर उतर आया, इसीलिए वायुसेना पूरी सटीकता से अब ये जानती है कि उसमें क्या खामी थी और आइंदा ऐसी इमरजेंसीज को दोबारा होने से रोकने के लिए क्या करना चाहिए। ग्रुप कैप्टन सिंह ने उस दिन न सिर्फ अपनी बल्कि ज़मीन पर मौजूद लोगों की जान बचाई, और जो उन्होंने किया वो आने वाले समय में न जाने कितने पायलट्स की जान बचाने वाला है। ये सब करने वाले ग्रुप कैप्टन सिंह अपनी आखिरी सांस तक अपनी ड्यूटी करते रहे। दी ललन टॉप परिवार उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता है। उनके परिवार के लिए एक मुश्किल घड़ी है और इस घड़ी में हम आपके साथ हैं। चलते चलते हम आपसे ये गुजारिश भी करेंगे कि वो लेटर पढ़िएगा जो ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह ने अपने स्कूल की प्रिंसिपल को लिखा था। इस साल स्वतंत्रता दिवस पर ग्रुप कैप्टन सिंह को अलंकृत किया गया था और सितंबर में उन्होंने हरियाणा के चंडीमंदिर स्थित आर्मी पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल को एक लेटर लिखा। उसमें उन्होंने बच्चों को संदेश दिया कि एवरेज या मीडियोकर होने में कोई बुराई नहीं होती। वो खुद किसी तरह 12वीं में फर्स्ट डिवीज़न ला पाए थे, लेकिन उन्होंने अपना दिल और दिमाग अपने पैशन में लगाया और वहाँ से उनकी ज़िंदगी बदलने लगी। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह शौर्य चक्र की ज़िंदगी को सलाम के साथ अब हम आगे बढ़ रहे हैं बुलेटिन में दिन की बड़ी खबर की तरफ जा रहे हैं। 14 दिसंबर की दी ललन टॉप शो में, यानी कि एक दिन पहले की दी ललन टॉप शो में, हमने आपको बताया था कि यूपी पुलिस द्वारा गठित एसआईटी ने सीजीएम कोर्ट को दिए आवेदन में साफ कह दिया है कि लखीमपुर खीरी कांड रैश ड्राइविंग के चलते या किसी दूसरी लापरवाही के चलते नहीं हुआ था, बल्कि मामला सुनियोजित षड्यंत्र का नतीजा था जिसका मकसद था जान से मारना। इस मामले में मोनू मिश्रा मुख्य आरोपी है और मोनू मिश्रा के पिता अजय मिश्रा टेनी केंद्र में गृह राज्य मंत्री हैं। केंद्र और यूपी दोनों में ही एक पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी, यानी मोनू मिश्रा के पिताजी वाली पार्टी। ऐसे में ये कैसे मान लिया जाए कि इस मामले में निष्पक्षता बरती जा सकती है? ये सवाल हमने आपसे कल भी पूछा था, लेकिन कल से आज तक में एक और बात घट गई है। आरोप चाहे जैसे और जितने लगते रहें, लेकिन अजय मिश्रा बहैसियत केंद्रीय गृह राज्य मंत्री सार्वजनिक कामों में हिस्सा ले रहे हैं। आज भी वो लखीमपुर खीरी के ओएल में स्थित मदर चाइल्ड केयर अस्पताल में एक ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन करने पहुंचे। मंत्री जी आए थे तो वहां प्रेस भी पहुंची हुई थी। पत्रकारों ने टेनी से जब ऑक्सीजन प्लांट को लेकर सवाल पूछा तो उन्होंने ठीक ठीक जवाब दिया। इसके बाद जैसा कि लाजमी है, पत्रकारों ने ये पूछ लिया कि एसआईटी द्वारा अजय मिश्रा जी जो मंत्री जी हैं उनके बेटे आशीष मिश्रा पर नई धाराएं लगाने के संबंध में वो क्या कहना चाहते हैं। इसके बाद क्या हुआ आपको खुद अपनी आंखों से देखना चाहिए और कानों से सुनना भी चाहिए कि क्या कह रहे हैं मंत्री जी। तो उन्होंने एक निर्दोष आदमी के लिए बनाया, शर्म नहीं आती है, क्या नहीं करना, गलत समझ मतलब देखिए कितने गंदे लोग दिखाई दे रहा था। आइए सर, आइए सर, जान बच गई थी, उसके बाद में मारा गया, तो नहीं बंद करिए, उसके बाद बात करिए। क्या जानना चाहते हैं? ये एसआईटी से नहीं चौकी पर चले जाइए, सामने अभी याद आ गया, उस गाँव में मिले थे। मंत्री जी से जो सवाल पूछा गया था वो गलत नहीं था, सभ्य भाषा में पूछा गया था। सवाल उनके बेटे से जुड़ा हुआ था और वो कानून व्यवस्था से जुड़े एक मामले से भी जुड़ा हुआ था जिसका ध्यान रखना मंत्री जी का काम है। यानी अजय मिश्रा टेनी एक इंटरेस्टेड पार्टी है दोनों एंगल से, लेकिन इसका जवाब देने की बजाय उन्होंने पत्रकार को अपशब्द कहे। इसीलिए हमें भी मजबूरन इस क्लिप में बीप लगानी पड़ी। जिन पत्रकार के साथ मंत्री जी ने दुर्व्यवहार किया उन्होंने बाद में अपनी आप बीती बताई। आज ओएल के शिशु चिकित्सालय में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन करने गए थे।
हमारे द्वारा जब प्रश्न किया गया ऑक्सीजन प्लांट के ऊपर, उसके बाद हमने ये प्रश्न किया कि आपके बेटे पर अन्य धाराएं बढ़ गई, क्या कहना है। तो इस बात पर भड़क गए मंत्री जी, बताया कि अब तक चार्जशीट तो नहीं लग गई, बेवकूफ़ हो गया, तमीज नहीं है, इस तरीके से डांटते हुए। और मोबाइल भी हमारे साथियों का और न्यूज़ कैमरामैन से उनका मोबाइल छीन लिया, जो कि अभी तक उनके कब्जे में है। मीडिया को भी भली बुरी बातें उन्होंने कही। इस तरीके से बिहेव उनका अच्छा नहीं रहा। ये कितनी चिंता की बात है कि देश का गृह राज्य मंत्री प्रेस के सवाल का जवाब देने से इनकार ही नहीं करता, बल्कि रिकॉर्डिंग बंद करने को कहता है। इस क्लिप में आप सुन सकते हैं जब वो एक पत्रकार को फोन बंद करने को कह रहे हैं। जो काम है उस काम के बारे में बात करो कि धाराओं के बारे में। नहीं, SIT नहीं जानती। ऐसा है, बेवकूफी के सवाल मत करा करो। दिमाग खराब है क्या? है? ये पहली बार नहीं है कि एक वायरल वीडियो के चलते मंत्री जी दिक्कत में आए हैं। अजय मिश्रा टेनी का ये बयान आखिर कौन भूल सकता है। ऐसे 10-15 लोग यहाँ पर शोर मचाते हैं तो यहाँ पूरे देश में फैल जाना चाहिए था आंदोलन। अगर कृषि कानून खराब हो तो क्यों नहीं फैला? 10-11 महीने हो गए। मैं ऐसे लोगों को कहना चाहता हूँ कि सुधर जाओ, नहीं तो सामना करो आके, हम आपको सुधार देंगे। 2 मिनट लगेगा केवल। मैं केवल मंत्री नहीं हूँ, ये सांसद विधायक नहीं हूँ। जो विधायक व सांसद बनने से पहले मेरे विषय में जानते होंगे, उनको ये भी मालूम होगा कि मैं किसी चुनौती से भागता नहीं हूँ। और जिस दिन मैंने उस चुनौती को स्वीकार करके काम कर लिया, उस दिन पलिया नहीं, लखीमपुर तक छोड़ना पड़ जाएगा, ये याद रखना। अब तक लखीमपुर खीरी कांड में 5 लोगों की हत्या में सीधे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का नाम नहीं आया है, लेकिन यूपी पुलिस SIT अगर ये कह रही है कि एक सुनियोजित साजिश थी, तो क्या ये सवाल नहीं बनता कि इस साजिश में नामित लोगों के अलावा कौन कौन शामिल था? क्या ये सब किसी के इशारे पर हो रहा था? मोनू मिश्रा ने अकेले ये सब कर लिया या फिर उसे किसी का भरोसा था? ये बिल्कुल संभव है कि गृह राज्य मंत्री इस साजिश में शामिल न हुए हों, लेकिन ये तो तभी कहा जा सकता है पूरे दावे के साथ जब इस एंगल पर जांच हो कि गृह राज्य मंत्री षड्यंत्र में हिस्सा थे या नहीं थे। बिना जांच उन्हें बरी नहीं माना जा सकता और इसीलिए उनका केंद्रीय गृह मंत्रालय में इतने बड़े पद पर रहना भारी असहजता पैदा करता है। आपने न्यायालय के तमाम उन फैसलों के बारे में सुना होगा जिनमें इस बात पर बेल खारिज की जाती है कि आरोपी अगर बाहर निकल जाएगा तो जांच या गवाहों को प्रभावित कर सकता है। क्या यह कहा जा सकता है कि अजय मिश्रा टेनी के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री रहते जांच प्रभावित नहीं होगी लखीमपुर खीरी कांड में? हमारे पास ये सिर्फ सवाल हैं जो हम पूछ सकते हैं, हम उन्हें पूछे जा रहे हैं। जवाब वाला जो डिपार्टमेंट है उस सरकार को हैंडल करना है। जवाब इन सारे सवालों के सरकार आपको देगी। इससे पहले अजय मिश्रा दावा कर चुके हैं कि घटना के समय मोनू मिश्रा वहां था ही नहीं। फिर ये कैसे हो गया कि फॉरेंसिक रिपोर्ट जब आई तो उसमें बताया गया कि घटना के दिन मोनू मिश्रा और अंकित दास के लाइसेंसी हथियारों से गोलियां दागी गईं? तो ये कैसे मान लिया जाए कि मंत्री जी जो भी कह रहे हैं वो 100% सही है और उनके बेटे को झूठा फंसाया जा रहा है? इस मामले को लेकर आज संसद में खूब हंगामा हुआ। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने लखीमपुर खीरी कांड को लेकर लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव पेश करना चाहा। स्थगन प्रस्ताव का मकसद होता है किसी लोक महत्व के मामले पर सदन का ध्यान दिलाना और इसीलिए उसे स्थगित कीजिए। भाषा यही है कि स्थगित जो कार्रवाई चल रही है उसे स्थगित कीजिए और इस एक मैटर पर आप डिस्कस कीजिए। यह स्थगन प्रस्ताव का मंतव्य होता है। लेकिन लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने उनके प्रस्ताव को खारिज कर दिया। इस बात पर हंगामा बावजूद इसके इतना हुआ कि कार्रवाई को सुन पाना मुश्किल हो गया और लोकसभा को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। लोकसभा की कार्रवाई पर नजर रखने वाले पत्रकारों ने एक और चीज की तरफ ध्यान दिलाया गया, वो ये कि इस सत्र में लोकसभा सीधे दिन भर के लिए प्रायः स्थगित नहीं हुई है। थोड़ी थोड़ी देर के लिए स्थगन होते रहे, आधे घंटे के, 1 घंटे के, लेकिन आज लोकसभा में एक स्थगन हुआ दोपहर 2 बजे तक और फिर कार्रवाई जब 2 बजे जैसे ही शुरू हुई कुछ ही मिनटों के भीतर हंगामे के बीच लोकसभा सीधे पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। अजय मिश्रा को लेकर आज आखिरी खबर यह आई थी कि उन्हें दिल्ली तलब किया गया है। इसके बाद की जानकारी जैसे ही हमारे पास आएगी हम आपको देंगे। अपराध और राजनीति से अब चलते हैं क्रिकेट की तरफ। हमारे यहाँ कहा जाता है कि क्रिकेट और राजनीति अनिश्चितताओं का खेल है। एक क्रिकेट के मैच में कब क्या हो जाए ये कहा नहीं जा सकता और ऐसे ही राजनीति में कब किसका इस्तीफा हो जाए, किसको कुर्सी मिल जाए, इसमें भी अनिश्चितता देखने को मिलती है। तो इस अनसर्टेनिटी वाले कॉमन कैरेक्टर के अलावा राजनीति और क्रिकेट में कोई समानता है नहीं। दोनों अलग अलग डोमेन है, कम से कम दिखता तो ऐसा ही है, लेकिन फिर भी राजनीति में भले ही कोई क्रिकेट ना हो,
क्रिकेट राजनीति से नहीं बच पाता है। क्रिकेट के मैनेजमेंट में घुसने का खूब मन करता है हमारे यहाँ राजनेताओं का। कई राज्यों में क्रिकेट संघों पर राजनेताओं का कब्जा होता है। बीसीसीआई के मामले में ऐसा होता रहा है, हो भी रहा है। लेकिन खेल के प्रबंधन में जब राजनीति का चरित्र चढ़ने लगता है तो चीजें फिर भद्दे रूप में बाहर आने लगती हैं। अभी भारतीय क्रिकेट में वही होता दिख रहा है। कई दिनों से ये कयास चल रहे थे कि रोहित शर्मा और विराट कोहली में झगड़ा चल रहा है। हमारी मेंस क्रिकेट टीम के 2 एस प्लेयर्स विराट कोहली को वनडे की कप्तानी से हटाने पर कहा गया कि उनका तख्ता पलट सा हो गया है। फिर ये खबरें आई कि रोहित शर्मा टेस्ट में विराट की कप्तानी में नहीं खेलना चाहते और विराट कोहली वनडे में रोहित की कप्तानी में नहीं खेलना चाह रहे। पुष्ट अपुष्ट खबरों से पूरा माहौल मीडिया में ऐसा बन गया कि देश के 2 शीर्ष क्रिकेटर एक दूसरे से ही भिड़ रहे हैं और इन अटकलों के बीच फिर आई विराट कोहली की प्रेस कॉन्फ्रेंस और कोहली उस बात को झूठा बता गए जो बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने कुछ दिन पहले कोहली की कप्तानी से हटने पर कही थी। और कोहली की प्रेस कॉन्फ्रेंस से ऐसा लगा कि बीसीसीआई में अब सत्ता का जो नया समीकरण बन रहा है उसमें कोहली एक रिसीविंग एंड पर आ गए हैं। नए समीकरणों के भुक्तभोगी जैसे हो गए हैं। विराट कोहली जो कुछ महीने पहले तक भारतीय क्रिकेट के सर्वशक्तिमान चरित्र थे, जिनकी मर्जी से न सिर्फ टीम बल्कि कोच और सपोर्ट स्टाफ तक बदल जाया करता था, लेकिन अब वक्त ही बदल गया है। जैसा कि ज्ञानी पुरुष पहले भी कहे गए हैं, वक्त की सबसे अच्छी बात यह है कि ये बदलता रहता है। और यही चीज दिखी आज कोहली के बयानों और बीसीसीआई के बयानों में भी। तो कोहली ने आज क्या कहा, पहले आपको वो सुनना चाहिए, फिर आगे की बात। जब T20 कैप्टेंसी को छोड़ने की मैंने पहले बीसीसीआई से कम्युनिकेट किया, सबसे पहले मैंने बीसीसीआई को अप्रोच किया कि मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है, ये डिसीजन है और इन रीजंस की वजह से मैं ये करना चाहता हूं, तो उसको बहुत एक अच्छे तरीके से रिसीव किया गया। उसमें कोई ऑफेंस नहीं थी, उसमें कोई हेजिटेशन नहीं थी, उसमें मुझे ये नहीं कहा गया था कि आप T20 कैप्टेंसी ना छोड़िए, बल्कि उसको बहुत अच्छे से रिसीव किया गया कि बहुत एक प्रोग्रेसिव स्टेप है और सही डायरेक्शन में है। तो उस टाइम मैंने कम्युनिकेट किया था कि जी हाँ, मैं ओडीआई और टेस्ट में कंटिन्यू करना चाहूंगा, अनलेस कि ऑफिस बेयरर्स और सिलेक्टर्स को लगे कि मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं करनी चाहिए। और ये भी मैंने कॉल पे क्लैरिफाई किया था उस टाइम पे। तो मेरा कम्युनिकेशन बीसीसीआई को क्लियर था उस टाइम से कि मैं क्या करना चाहता था। और मैंने ये जैसे बोला कि मैंने ये ऑप्शन भी दिया था कि अगर ऑफिस बेयरर्स और सिलेक्टर्स को लगता है कि मुझे नहीं करना चाहिए तो वो डिसीजन उनके हाथ में है। कोहली ने कहा कि 8 दिसंबर को साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए टीम सिलेक्ट करने की मीटिंग से 1.5 घंटे पहले उन्हें संपर्क किया गया। T20 कैप्टनसी छोड़ने के बाद हुए संपर्क से पहले उन्हें किसी तरह की बातचीत उनसे नहीं की गई थी। चीफ सिलेक्टर ने उन्हें टीम उनसे डिस्कस की। इस टीम पर दोनों पार्टी सहमत थी, कैप्टन भी और सिलेक्टर्स भी। और फिर फोन काटने से जस्ट पहले उन्हें बताया गया कि 5 सिलेक्टर्स ने मिलकर तय किया गया है कि वो वनडे के कैप्टन नहीं रहेंगे, जिस पर उन्होंने कहा कि ठीक है। इसके बाद हमने बात की, बस इतना ही हुआ। इससे पहले किसी तरह की कोई बात नहीं हुई, ये कोहली कह रहे हैं। कोहली का यह बयान बीसीसीआई प्रेसिडेंट सौरभ गांगुली के हालिया बयान से एकदम उल्टा है। गांगुली ने कोहली से कप्तानी लेने के बाद कहा था, हमने कोहली से रिक्वेस्ट की थी कि वो T20 की कप्तानी ना छोड़ें। कप्तान बदलने का कोई प्लान नहीं था, लेकिन उन्होंने T20 की कप्तानी छोड़ दी। जबकि गांगुली के इस दावे पर आज कोहली ने कहा कि उन्हें T20 की कप्तानी छोड़ने से रोका नहीं गया था। कोहली के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इंडिया टुडे के पास सूत्रों के हवाले से बीसीसीआई का वर्जन आया और बीसीसीआई के सूत्रों ने कोहली की बात का खंडन कर दिया। कहा कि हमने कोहली को कहा था कि T20 की कप्तानी मत छोड़िए। ये तो हुई T20 फॉर्मेट में कप्तानी की बात। विराट को वनडे की कप्तानी से हटाने पर गांगुली ने क्या तर्क दिया था वो भी सुनिए। गांगुली ने कहा था कि सिलेक्टर्स ने तय किया कि वो लिमिटेड ओवर्स की कप्तानी को नहीं बांटेंगे, यहां वो वाइट बॉल कैप्टन नहीं हो सकते। अब ये वाइट बॉल वाला रेफरेंस क्या है, आप जानते ही हैं कि वनडे और T20 यानी लिमिटेड ओवर्स के फॉर्मेट में सफेद गेंद का, वाइट बॉल का इस्तेमाल होता है और टेस्ट में लाल रंग की गेंद होती है, रेड बॉल होती है। तो गांगुली कह रहे थे कि वाइट बॉल के 2 कप्तान नहीं हो सकते, यानी T20 में रोहित शर्मा और वनडे में विराट, ऐसा हम नहीं करना चाहते। और इस फैसले में कोहली का दुख यह है कि उन्हें फैसले से सिर्फ 1.5 घंटा पहले बताया गया था। कोहली के इस दावे को भी बीसीसीआई के सूत्रों ने खारिज किया। इंडिया टुडे को जो सूत्रों ने बताया वो ये है कि मीटिंग वाले दिन सुबह ही चेतन शर्मा ने कोहली से बात की। चेतन शर्मा सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन होते हैं। अब हमें ही नहीं पता कि यहाँ सच कौन बोल रहा है, शायद कोहली सही हो या बीसीसीआई सही कह रही हो या सच इन दोनों के बीच में कहीं हो। लेकिन सौरभ गांगुली ने कोहली को वनडे की कप्तानी से हटाने के लिए जो तर्क दिए हैं उसका एक दूसरा पक्ष भी है। इसी बीसीसीआई की विमेंस टीम के पास 2 वाइट बॉल कैप्टन हैं, वनडे में मिताली राज और T20 में हरमनप्रीत कौर। तो ऐसा किसी रूल बुक में नहीं लिखा है कि वाइट बॉल के
मैचेस में 2 कप्तान नहीं हो सकते व्हाइट बॉल के फॉर्मेट में। खैर, इस बात को किनारे भी रखें तो भी एक चीज़ साफ दिखती है कि बीसीसीआई और कोहली के बीच चीज़ें पहले जैसी नहीं हैं। और क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, इसके लिए कुछ महीने पहले के इवेंट्स रिवाइंड करके समझा जाए। इसी साल सितंबर में विराट कोहली ने टी20 की कप्तानी छोड़ने का ऐलान किया। तब उन्होंने कहा कि टी20 वर्ल्ड कप के बाद वो इस फॉर्मेट में कप्तानी नहीं करना चाहते। कोहली ने अपने इस फैसले की वजह वर्कलोड को बताया था और इस बयान में उन्होंने साफ कर दिया था कि वो वनडे और टेस्ट में भारत की कप्तानी जारी रखेंगे। इसके साथ ही कोहली ने आईपीएल टीम आरसीबी की कप्तानी भी छोड़ी थी। फिर भारत ने टी20 वर्ल्ड कप के पहले राउंड से ही हम बाहर हुए। इसके बाद हमने न्यूजीलैंड से खेला, जहां कप्तानी मिली रोहित शर्मा को। कोहली इस सीरीज में नहीं खेले और हमने इसे 3-0 से अपने नाम किया। इसके बाद टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज भी खेली, जहां दूसरे टेस्ट में विराट ने वापसी की और भारत को टेस्ट सीरीज जिता दी। अब टीम को साउथ अफ्रीका जाना था और इस टूर के लिए टीम सिलेक्शन के दौरान ही ये विस्फोट हुआ जिसकी हम बात कर रहे हैं। बीसीसीआई ने विराट कोहली का जिक्र किए बिना रोहित को वनडे की कप्तानी भी सौंप दी और इसके बाद रोहित चोटिल हो गए। कहा गया कि वो टेस्ट नहीं खेलेंगे। रोहित के टेस्ट से बाहर होने की खबरें आते ही दूसरी ओर से एक खबर आई। कहा गया कि विराट कोहली अपनी बेटी का जन्मदिन मनाने के लिए छुट्टी चाहते हैं, इसीलिए वो वनडे सीरीज नहीं खेलेंगे। मोहम्मद अजहरुद्दीन जैसे क्रिकेटर्स इन कयासों को हवा देना शुरू कर देते हैं इसके बाद कि दोनों एक दूसरे की कप्तानी में नहीं खेलना चाहते। झगड़े पर केंद्रीय मंत्री और बीसीसीआई में भी जो उनके पास पद रहा है अनुराग ठाकुर से भी सवाल पूछा गया। उन्होंने क्या कहा वो भी आपको सुनना चाहिए। देखिए, खेल बड़ा है और खेल से बड़ा कोई भी नहीं है। किस खेल में, किस गेम में, किस खिलाड़ी के बीच में क्या चल रहा है, मुझे इसकी जानकारी मैं नहीं दे सकता। संबंधित एसोसिएशन फेडरेशंस का ये काम है और मुझे लगता है वही जानकारी दें तो उचित रहेगा। लेकिन जो अटकलबाजी और कयास चल रहे थे उसके बाद लोगों ने पुराना दौर याद दिलाना शुरू कर दिया, जब टीम इंडिया के बड़े सितारे अक्सर ही एक दूसरे से भिड़े रहते थे। ऐसी कोई आशंका भी इंडियन क्रिकेट फैंस को परेशान करने के लिए काफ़ी है, क्योंकि इसका असर पूरी टीम पर पड़ता है। टीम में गुटबाजी होने लगती है और इस गुटबाजी के चलते अक्सर टीम का प्रदर्शन खराब हो जाता है। हालांकि आज कोहली ने साफ कर दिया कि उनके और रोहित के बीच कोई झगड़ा या मनमुटाव नहीं है। वो रोहित की कप्तानी में दक्षिण अफ्रीका में खेलेंगे। सुनिए उन्हें। मेरे और रोहित के बीच में मैंने पहले भी ये कितनी बार एड्रेस किया आके कि हमारे बीच में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और ऑनेस्टली मैं पिछले 2 या 2.5 साल से मैं इसको क्लैरिफाई करे जा रहा हूँ रेगुलरली और मैं थक चुका हूँ इस चीज को क्लैरिफाई कर करके, क्योंकि ये बार बार सवाल मुझसे पूछा जाता है। और मैं आपको एक चीज गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि मेरा कोई भी एक्शन या मेरा कोई भी कम्युनिकेशन कभी भी टीम को नीचे लगाने के लिए नहीं होगा जब तक मैं क्रिकेट खेलूंगा। अब कोहली के बयान के बाद कहा जा सकता है कि रोहित से उनका कोई झगड़ा नहीं है और उनके वनडे में ना खेलने की जो खबरें चलाई गई थी वो विशुद्ध अफवाहें थी, भले ही इन अफवाहों के पीछे किसी की भी राजनीति रही हो। लेकिन अब ये बात साफ है कि कोहली वनडे की कप्तानी नहीं छोड़ना चाहते थे। उनसे कप्तानी छीन कर या लेकर रोहित को दी गई। कोहली पहले से कहते आए थे कि वो 2023 के वनडे वर्ल्ड कप तक वनडे टीम की कप्तानी करना चाहते हैं। ये वर्ल्ड कप भारत में ही होना है और आईसीसी इवेंट्स में कोहली का नाकामी को देखते हुए बीसीसीआई कोई रिस्क नहीं लेनी चाहती। लेकिन इस बदलाव के लिए जो तर्क दिए जा रहे हैं उन्हें हजम कर पाना आसान नहीं है। बोर्ड प्रेसिडेंट सौरभ गांगुली ने कोहली से कप्तानी लेने के फैसले को सही बताते हुए कहा था कि रोहित ने 5 आईपीएल जीते हैं, उनकी कप्तानी में हमने एशिया कप जीता और वो भी कोहली के बिना। इन तर्कों पर कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि एशिया कप में आखिर खेलता कौन है? पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश। हमारे अलावा इस इवेंट में यही 3 बड़े देश हैं और इन्हें कोहली के साथ या कोहली के बिना हराना कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं है, कम से कम उस लेवल का तो नहीं है जिसके आधार पर किसी की कप्तानी का फैसला की जाए। कोहली के शब्दों में कहें तो बोर्ड ने ठीक ही फैसला किया है। कोहली के पास आईसीसी ट्रॉफी जो नहीं है, लेकिन इस सही फैसले के पीछे के कारण तो सही गिनाए जाएं। इस पूरे मामले में एक चीज और है, विराट कोहली की कप्तानी का ज्यादातर हिस्सा ऐसे वक्त में घटा जब बीसीसीआई को आदर्श तरीके से चलाने की कोशिश हो रही थी। मतलब उस वक्त बीसीसीआई पर सुप्रीम कोर्ट की कमेटी का राज था। कोहली को फ्री हैंड मिला, वो अपने मन मुताबिक प्लेयर्स, कोच और सपोर्ट स्टाफ लाए और हर वो काम किया जिसने इस बात को प्रूव किया कि भारतीय क्रिकेट पर उनका एक छत्र राज है। साल 2019 में बांग्लादेश के खिलाफ हुए ईडन गार्डन टेस्ट तक सब कुछ विराट के कंट्रोल में था। भले ही तब तक बीसीसीआई में रेगुलर वाले लोग मतलब गांगुली और जय शाह की प्रेसिडेंसी सेक्रेटरी की जोड़ी लौट आई थी, लेकिन कोहली का बल्ला चल रहा था तो सब सेट था। लेकिन इसी टेस्ट के बाद कोहली का बल्ला फूफा बन गया और शतकों की संख्या 70 पर ही रुक गई। 2 साल से कोहली शतक नहीं मार पाए हैं और फिर उसी बरस रोहित के लगातार 5 शतक के बाद भी भारत वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में हार गया।
फिर कोविड आ गया, खेल रुका और जब शुरू हुआ तो हम ऑस्ट्रेलिया टूर पर गए, जहां टीम के 36 पर ऑल आउट होने के बाद कोहली घर लौट आए। हालांकि उनकी छुट्टी पहले से प्लान थी, लेकिन फिर भी लोगों ने इस पर सख्त एतराज़ जताया। कहा कि डूबते जहाज से कप्तान का जाना ठीक नहीं था। फिर अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में टीम इंडिया ने वापसी की, ऑस्ट्रेलिया को उनकी ज़मीन पर ही पीटा। आवाज़ें आई कि अब रहाणे को कप्तान बना देना चाहिए, और ऐसी मांगों के बीच कोहली लौटे और लौटते ही वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हार गए। और फिर पूरे इंग्लैंड टूर पर उनकी कप्तानी की आलोचना हुई। खासतौर से रविचंद्रन अश्विन को प्लेइंग 11 में ना रखने के फैसले पर रोज बवाल हुआ, और फिर टूर से लौटते ही पता चला कि कुछ सीनियर्स ने कोहली के एटीट्यूड की शिकायत की है। लगातार बढ़ती शिकायतों और खराब फॉर्म ने कोहली से कप्तानी आखिर छीन ही ली। तो कोहली की कप्तानी जाने में वजह परफॉर्मेंस है या राजनीति, या क्या बीसीसीआई में कोई झगड़ा या राजनीति चल रही है? इस पर पूर्व के दिग्गज खिलाड़ी क्या कह रहे हैं, इन्हें सुनिए। आप भारत के लिए खेलते हैं, भारतीय टीम के लिए खेलते हैं, भारतीय टीम का हिस्सा होते हैं, तो फिर आप अपना पूरा तन मन लगा के खेलते हैं और ये चाहते हैं कि भारतीय टीम यशस्वी हो। और इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कौन कप्तान है, कौन कप्तान है नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक अपनी खुद की जो एक परफॉर्मेंस है उसके लिए आपको एक प्राइड बनती है कि मैं अपना अच्छा परफॉर्मेंस करूं, और मैं अगर अपने अच्छे परफॉर्मेंस से अगर मेरी टीम भारतीय टीम को जीत दिला सकूं या उनका परफॉर्मेंस के लिए अच्छा इंप्रूव कर सकूं, तो ये तो मतलब गर्व की बात होती है। और तो इसमें कोई दो राय है नहीं कि जब आप भारतीय टीम के लिए खेलते, कोई भी खेलता होगा, वो अपनी पूरी जान लगा के खेलता है। हाँ, कभी कभी देखिए ये खेल है, तो हमेशा आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते, हमेशा आपको यश नहीं मिलेगा। तो ये तो बिल्कुल ये खेल की एक रीति है, और इसी की वजह से ये जो पिछले कुछ दिनों से चल रहा है, मैंने इसीलिए कल भी जब हम इंडिया टुडे पर बात कर रहे थे, मैं यही कह रहा था कि ये जो सोर्सेस से जो कुछ आता है उस पर विश्वास ना करे, प्लेयरों को खुद पूछे। जैसे कि आज उन्होंने जो क्लैरिफाई किया, जो मैंने अभी सुना नहीं है पूरा, कि उनके बारे में कहा गया था कोहली के बारे में कि उन्होंने ऐसा कुछ खत लिखा है बीसीसीआई को कि वो वनडे के लिए अवेलेबल नहीं होंगे। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या उन्होंने वो क्लैरिफाई किया कि नहीं मुझे पता है नहीं, पर जो मैंने थोड़ा सा जो सुना है उससे ये बिल्कुल जाहिर है कि वो भारतीय टीम के लिए खेलने के लिए तैयार है। और ये देखिए, ये जो खत कुछ लिखा या इंफॉर्मेशन दी, ये बिल्कुल गलत है। और यही तो एक भारतीय क्रिकेट में एक हमेशा ये प्रॉब्लम हुई है, सालों से प्रॉब्लम है, कि जब दो खिलाड़ी होते हैं जिनके बारे में जरा मतलब कप्तानी के लिए ऊपर नीचे होना है, एक कप्तान इधर होगा, एक कप्तान उधर होगा, तो उनके बारे में हमारे यहाँ जो अफवाहें जाती है, मैं ये नहीं कहूंगा कि मीडिया करती है, पर बाकी लोग भी आजकल तो सोशल मीडिया या पब्लिक मीडिया से काफी होता है, ये अफवाहें जो होती है कि इन्होंने ऐसा कहा, उन्होंने वैसा कहा, ये जो मतलब फेक न्यूज बनता है, ये पूरी तरह से ये फेक न्यूज। कोहली बेहतर कप्तान है या रोहित बेहतर हैं, इनमें सबकी राय अलग अलग हो सकती है, लेकिन खेल से बड़ा कोई नहीं है, ना कोहली और ना रोहित। और किसी भी स्तर पर राजनीति या आपसी झगड़ा, उसका असर खेल पर नहीं पड़ना चाहिए। टीम के साथ देश का मान और करोड़ों फैंस का प्यार और भावना जुड़ी है, इसका ध्यान रखना चाहिए। अब आखिर में कू की राय। पीएम मोदी को अपने मंत्री अजय मिश्रा टेनी को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करना चाहिए क्या, हमने ये पूछा था। हाँ में जवाब दिया 70% लोगों ने, और ना में जवाब दिया 30% लोगों ने। अगर आप कूप पर हमारे पोल्स का हिस्सा बनना चाहते हैं तो कूपर दी ललन टॉप को फॉलो कीजिए। हम अलग अलग मुद्दों पर आपसे राय मांगते रहेंगे। अपनी राय आप हमें कमेंट बॉक्स या #LTShow के साथ कू करके बता सकते हैं। हम आपकी राय को भी द ललन टॉप शो में शामिल करेंगे। चलते चलते एक सूचना और, मध्य प्रदेश के इंदौर में हो रहा है एक सोशियो कल्चरल फेस्टिवल लिट चौक। यहाँ मौजूद रहने वाली है समाज के विभिन्न क्षेत्रों की बड़ी बड़ी हस्तियाँ, जिनसे होंगी कुछ बातें और कुछ मुद्दों पर गर्मा गर्म बहस। साथ ही देश भर से आने वाले हैं प्रतिभागी कलाकार। हर शाम एक सांस्कृतिक प्रस्तुति होने वाली है, किताबों, शिल्प और खान पान के माहौल के साथ वर्कशॉप्स होने वाली हैं। ललन टॉप इस कार्यक्रम का डिजिटल पार्टनर है, तो आना मत भूलिएगा। 17 से 19 दिसंबर यशवंत क्लब इंदौर। एक सूचना और है, हमारी डॉक्यूमेंट्री टीम आपके लिए लाई है एक नई पेशकश। किसानों के आंदोलन से लौटने पर डॉक्यूमेंट्री हम लौट रहे हैं नाम से। आप ललन टॉप के सभी प्लेटफॉर्म्स पर इसे पा सकते हैं, देख सकते हैं, पसंद कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। यूट्यूब लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे। ट्रेलर आप यहाँ देख लीजिए।